नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे। फोटोन और ज्ञानदा की टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारी क्या बातें हो रही हैं, चलिए आइए देखते हैं। आज हम 3.2 में हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला जो सेक्टर है उसका सेकंड पार्ट है। आज हम जो है पिछले कक्षा में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो ज़्यादातर 2 मार्क्स के थे। हम लोगों ने ब्लूप्रिंट में देखा हुआ है कि किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द पॉसिबल एरर्स ऑफ मीटर ब्रिज एंड हाउ दे कैन बी रिमूव्ड। मीटर ब्रिज क्या होता है मैं आपको पहले एक बार बता दूं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है हम लोगों को पता था कि अगर जो है यहाँ 4 रजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4 ये चारों चीज़ें जो है इस तरीके से बैलेंस में हो कि R1 डिवाइडेड बाई R2 ये इसके इक्वल हो जाए R3 डिवाइडेड बाई R4 के। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि बीच वाला जो रेजिस्टेंस R5 है इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, और उसका रीज़न है कि VA और VB दोनों बराबर हो जाते हैं। यहाँ तक की बात तो हमको पता है, लेकिन अब आगे क्या जानना है, आगे ये जानना है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो है क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहली चीज़ ये है कि हम लोग यहाँ पर R1, R2 को, R3 और R4 को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे वायर्स यूज़ कर रहे होते हैं। एंड स्पेशली ये R3 बाई R4 तो जो है एक 1 मीटर लॉन्ग वायर में जॉकी के थ्रू हम निकालते हैं प्रपोर्शन। अब अगर ये वायर हमारा यूनिफॉर्म नहीं है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो है हमको जो भी प्रपोर्शन R1, R2 का मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा। तो पहली जो कंडीशन है या पहली जो बात है वो है यूनिफॉर्म वायर की, यूनिफॉर्म वायर की, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या है, यहाँ पर जो है जब भी हम मीटर ब्रिज देख रहे होते हैं तो वहाँ पर L शेप का जो है यहाँ बीच बीच में हम लोग एक कंडक्टर यूज़ करते हैं। ऐसा मान लिया जाता है कि यहाँ पर ये कंडक्टर जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब इनका भी ये कंडक्टर हैं और अच्छे कंडक्टर हैं, इसके बावजूद यहाँ पर जो है इनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब अगर इनका रेजिस्टेंस जो है परफेक्टली बैलेंस्ड ना हो तो इसके कारण भी मिस्टेक हो सकती है। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, हाउ कैन दे बी रिमूव्ड। पहले वाले एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम यूनिफॉर्म वायर यूज़ करने लगते हैं। हम अच्छा क्वालिटी का जो है वायर लेंगे जो डेडिकेटेडली इसी एक्सपेरिमेंट के लिए बने हैं। अगर हमको यहाँ पर जो है एरर रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो गिवन रेजिस्टेंस R है और हमारा जो नॉन रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लगाते हैं, इनकी पोजीशन पलट के एक बार हम जो है दोबारा वेरीफाई कर लेंगे तो हमको जो है ये वाले एरर को भी रिमूव करते बन जाएगा। तीसरी चीज़ है हीट प्रोड्यूस्ड। अब ये हीट प्रोड्यूस्ड क्या है भाई, हम ये जो 1 मीटर लंबा वायर है यहाँ पर ये जॉकी यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जॉकी क्या करता है, ये जॉकी जो है सर्किट को कंप्लीट करता है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा मतलब जॉकी यहाँ पर आके कनेक्ट होगा, वैसे इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा, और करंट फ्लो होने के कारण हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से जो है यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होने लगता है। जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगा वैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने लगती है। इसलिए हमको ज़्यादा देर तक जॉकी को वायर से कनेक्ट करके नहीं रखना चाहिए। ये तीसरा जो है एरर का सोर्स था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2007 में पूछा गया था। चलिए आइए देखते हैं। अब जो है ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जो है हम किसकी बात करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इसको जो है हम लोगों ने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। Vd की वैल्यू होती है -E डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ होता है टाउ। उसी तरीके से करंट I की वैल्यू होती है NEA, और Vd अगर यहाँ पर Vd की वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा NEA माइनस E², और यहाँ पर E डिवाइडेड बाय ME और टाउ। ये करंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमको एक चीज़ और पता है, और वो चीज़ क्या पता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है ये होता है V/R, या फिर हम लोग जो है यहाँ पर रिप्लेस करेंगे अगर तो हमको दिखाई देगा I की वैल्यू हो जाएगी -NE² V/R, या V/L भी बोल सकते हैं, तो इसको V/L कर लेते हैं। चलिए V/L
और उसके बाद में टाउ और डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर जो है हम लोग इसको ध्यान से देखना चाहें तो हमको समझ में आएगा कि V बाई आई इज इक्वल टू R होता है, और R की वैल्यू अब हमको मिलेगी, देखो V डिवाइडेड बाई माइनस एन ई स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा V बाई एल, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा टाउ, और यहाँ हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पर से जो जो चीज़ें कटती हैं हम काट सकते हैं, यहाँ पर से कटने वाली वैल्यूज़ हैं V और ये वाला V, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME इंटू टाउ डिवाइडेड बाई माइनस एन ई स्क्वायर ए, और ये L ऊपर चला जाएगा ये। अब यहाँ से अगर हम लोग जो है ध्यान से देखेंगे तो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है R इज़ इक्वल टू माइनस यहाँ एम ई और ये हो जाएगा टाउ, और उसके बाद में यहाँ नीचे मिल जाए, नहीं टाउ तो ऊपर जाना चाहिए, होल्ड ऑन अ मोमेंट, यहाँ पर ये एन ई स्क्वायर, मतलब ये टाउ तो एन ई स्क्वायर ए, ये टाउ यहाँ नहीं बल्कि यहाँ आएगा। तो यहाँ पर जो है हमको एन एम ई और यहाँ हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ, और यहाँ मिल जाएगा L बाई ए। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारा पूरी वैल्यू हो जाएगी रेजिस्टिविटी, और यहाँ पर हो जाएगा R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाई ए। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हम ध्यान से देखेंगे तो क्या बोलता है कि प्रूव ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है हमको क्या बोल रहा है, हमको ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि वैल्यू चेंज नहीं होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये वैल्यू चेंज नहीं होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता है, और अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज नहीं होता है, तो रेजिस्टिविटी चेंज होती है, एंड हमको एक कांस्टेंट लेंथ और एरिया के लिए कांस्टेंट रेजिस्टेंस मिलता है। ये जो है हमको क्या मिला है, ये ओम्स लॉ मिला है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया V और I के बीच का जो रेशियो है उस रेशियो की वैल्यू निकाली है R। ये R हमको कांस्टेंट मिलता है। ओम्स लॉ में भी यही स्टेटमेंट था कि V बाई आई इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोगों ने ओम्स लॉ को प्रूव कर दिया। अगला जो है पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द फार्मूला फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हमारे पास में रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला है एम ई डिवाइडेड बाई माइनस एन ई स्क्वायर, और ये हो गया टाउ। अच्छा, यहाँ पर जो है कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, तो ये चेंज होने वाली नहीं है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये वैल्यू पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये भी चेंज नहीं होगी। ई ये जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर चेंज होने वाली इकलौती चीज़ क्या है, चेंज होने वाली इकलौती चीज़ है टाउ, जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। अदरवाइज फॉर अ गिवन स्पेसिफिक मटेरियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है समझने के बाद में हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं, और यहाँ पर है ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोगों ने क्या देखा था, अभी देखा था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ पर ये वी डी क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और I करंट है। अगर आपको डिटेल में जो है इसका डेरिवेशन चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जाना चाहिए हमारे फर्स्ट वीडियो में 3.1, वहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको यहाँ पर भी साइड में जो है दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर जो है आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस वीडियो में पहुँच जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। अब अगली चीज़ क्या है, राइट द फोर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। 3 मार्क का क्वेश्चन है, आप 2 का भी मान लेंगे तब भी 4 डिफरेंस लिखना ये जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चार डिफरेंस लिखते हैं। देखिए, मैं आपको जो है एक अच्छी बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम जो है इस तरीके का टेबल यूज़ करते हैं,
इस तरीके के टेबल में खासियत क्या है कि आपने सीरियल नंबर लिखा है, उसके बाद में आप किस पॉइंट के बेसिस में इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। इसको रिवाइज़ करना या याद रखना तो हमारे लिए इजी होता ही है, लेकिन साथ साथ जो है जब बोर्ड एग्ज़ाम में एक टीचर जो कि एक दिन में लगभग जो है मतलब 50 से 100 कॉपियाँ जांच रहा होता है और हर एक कॉपी में उसको 30-32 पेजेस पढ़ने होते हैं, तो उनका दिमाग जो है हो जाता है ख़राब। अब आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आपके टीचर आपको बाय फेस नहीं जानते हैं, लेकिन कॉपी में आपके लिखने के तरीके से ये डिसाइड हो जाता है कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो उसकी नज़र में अच्छा या बुरा होगा। जब आप इस तरीके से डिफरेंस लिख रहे होते हैं तो यहाँ क्या लिखा होता है इसके ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया जाएगा और आपका टीचर जब आसानी से जो है वो समझ पाएगा कि वो किस बेसिस में आपको मार्क्स दे, तो इस बेसिस में आपको मार्क्स दिया जाता है। इसलिए जब भी आप जो है किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में, किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस लिखें, तो किस आधार पे, किस बेसिस में आप लोगों ने डिफरेंस लिखा है, ये स्पेसिफाई करने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बेसिस पॉइंट में पहला है डेफिनेशन। ईएमएफ का डेफिनेशन क्या है कि किसी भी सेल के दो इलेक्ट्रोड हैं, अगर उनके बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब उनका पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो नो करंट में जब करंट नहीं है तब इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी भी वायर में, किसी भी जगह दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेज़र कर सकते हैं इसके थ्रू। अच्छा, दूसरी चीज़ है ये कि टर्म किसके लिए यूज़ होता है। ईएमएफ हमेशा यूज़ होगा जनरेटर के लिए, जनरेटर के लिए, उसके बाद में सेल के लिए, उसके बाद में बैटरी के लिए, इसी तरीके की चीज़ जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उनके लिए ईएमएफ यूज़ होगा। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। आप अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे जिसको टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, तो आप इलेक्ट्रोड्स के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी वायर के दो पॉइंट्स के लिए भी कर रहे हैं तब भी वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये किसी स्पेसिफिक चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अच्छा, वैलिडिटी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है कि यदि एक्सटर्नल सर्किट में करंट बह रहा होगा तभी ये वैलिड है, अगर जो है बाहर करंट नहीं बह रहा है तब ये वैलिड नहीं है। तो इसकी वैलिडिटी इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ईएमएफ ऑफ अ सेल जो है ये ऑलवेज वैलिड है। बल्कि हम लोग तो ये देख रहे हैं कि ईएमएफ ऑफ अ सेल निकालने के लिए हमको एक्सटर्नल सर्किट से करंट बंद करना होता है, और अगर ना भी करें तब भी ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो एक फैक्ट है, एक प्रूवन क्वांटिटी है। अच्छा, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में कितना आप लोगों ने रेजिस्टेंस डाला है इस बात के ऊपर ईएमएफ डिपेंड नहीं करता है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V = IR के थ्रू निकालते हैं, मतलब ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। जनरली आपका टीचर ये हिस्सा नहीं पढ़ता है, अगर यहाँ से उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो आप अपने टीचर को सेटिस्फैक्शन भी दो, उनका टाइम भी बचाओ, ताकि वो आपके उन आंसर्स को पढ़ने में इंटरेस्ट ले सके जिसमें आपको फुल मार्क्स चाहिए। चलिए आइए बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड एंड हाउ। चलिए, क्या होता है कि एक सेल हम लेते हैं और इस सेल में जब हम इलेक्ट्रोड डालते हैं तो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, और इन इलेक्ट्रोलाइट के बीच में इलेक्ट्रोलाइट और इन इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन के कारण यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? Internal resistance of a cell is the resistance offered by the electrode towards the movement of ions. फिर से बोलते हैं, internal resistance is the resistance offered by the electrolyte towards the movement of ion in a cell. यहाँ तक बात हो गई। अब डिपेंडिंग फैक्टर को देखते हैं कि किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला हमारा पॉइंट है कि ये डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स,
इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा, अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे तो उस आयन को एक इलेक्ट्रोड से निकल के दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने के लिए कम डिस्टेंस मतलब कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा, और इस कारण जो है इसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा होता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। अब एरिया जो है आप ये मान के चलिए कि ये फिशिंग एरिया है, मतलब आप जितनी ज़्यादा बड़ी जाली लेके फिशिंग करेंगे उतना ज़्यादा जो है मछलियाँ पकड़ने के आपके चांसेस बनते हैं। उसी तरीके से यहाँ आयंस का जो है मोशन हो रहा है, आप जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रखेंगे किसका, अपने इलेक्ट्रोड्स का, उतने ईजिली जो है आपके आयंस उसके साथ में कंबाइन होकर केमिकल रिएक्शंस कर पाएंगे। इसलिए एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तीसरा फैक्टर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, आयंस के बीच में कोलिजन्स के चांसेस उतने बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा कोलिजन्स आयंस के बीच में होते हैं उतना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस इज ये स्मॉल r है, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। और चौथी बात है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है उससे जो है इन आयंस की मोबिलिटी बढ़ती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में आयंस आगे बढ़ पाएंगे, और इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाओ, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आप टेम्परेचर कम करो, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप जितना ज़्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप जितना ज़्यादा जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हम लोगों ने समझ लिए हैं। 2014 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप पहले क्या बताएंगे, व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ये चारों पॉइंट्स मेंशन करेंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करने के, और 1 नंबर इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, Establish the relation between internal resistance of a cell, EMF of external resistance। अब क्या होता है, एक बैटरी है, और इस बैटरी में जो है जब भी हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है EMF के साथ में सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। अब अगर हम लोगों ने एक्सटर्नल सर्किट में जो है ये रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया, मतलब एक्सटर्नल सर्किट में हमको रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। इस रेजिस्टेंस का नाम R रख देते हैं। यहाँ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V, और V इज इक्वल टू होता है IR। ठीक है, उसके बाद में जो है हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो EMF है उसके साथ में R कनेक्टेड है। तो यहाँ से अगर हम जो बैटरी से निकलने वाले टोटल करंट की बात करेंगे I की, तो ये I हो जाएगा I इज़ इक्वल टू बैटरी से निकलने वाला बैटरी का EMF, यानी कि EMF, और इसके डिवाइडेड बाय R प्लस, क्योंकि ये दोनों अब सीरीज़ में कनेक्टेड है इसलिए R प्लस R हो जाएगा। अच्छा, I इज़ इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। तो V बाई R इज़ इक्वल टू, यहाँ देख लेते हैं, कलर चेंज करने से ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। V बाई R इज़ इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R। और यहाँ से अगर जो है हम लोग क्या करेंगे भाई इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमको मिलेगा R प्लस R इज इक्वल टू ER डिवाइडेड बाई V। अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो हमको मिल जाएगा R इज इक्वल टू E कैपिटल R बाई V माइनस R। और यहाँ से हमको मिल सकता है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R मल्टीप्लाइड E बाई V माइनस 1। और इस तरीके से हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सटर्नल अप्लाइड रेजिस्टेंस के साथ में रिलेशनशिप निकाल दिया। ये करने से आपको 3 नंबर मिलने वाला है। 2004, 2010, 2020, 2021 इतने सारे सालों में ये क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है ये सारी चीज़ें सेम हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिराइव द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बाय किरचॉफ्स लॉ और एक्सप्लेन द। अच्छा ठीक है, तो चलो व्हीटस्टोन पहले जो है हम किरचॉफ्स लॉ देखते हैं और किरचॉफ लॉ के बाद में जो है हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ए, उसके बाद में ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, और इसको जो है हम एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक लूप नज़र आ रहा है हमको, लूप ए बी सी, लूप ए बी सी ए। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग ले लेते हैं पी, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम पी क्यू आर और एस, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस हैं। यहाँ से करंट जाएगा I1 और यहाँ से करंट जाएगा I2। तो हम देखते हैं, हम लोगों ने पहले कंडीशन डिस्कस कर ली कि ये कुछ इस तरीके से बैलेंस्ड है कि ये गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है। ऐसी कंडीशन में I1 P इज इक्वल प्लस I2 R इज इक्वल टू 0। I1 P, अच्छा ये जो है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है जो भी करंट I आ रहा होगा वो इनपुट है और ये दोनों आउटपुट है, और अगर हम जो है लूप में जाएंगे तो A टू B पॉजिटिव डायरेक्शन, B टू C पॉजिटिव डायरेक्शन और C टू A नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम देखेंगे I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। इससे हमको पता चल गया I1P इज इक्वल टू I2R। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है हम और क्या देख सकते हैं, हम दूसरा लूप उठाएंगे BDC, लूप BDCB, और यहाँ हम देखेंगे कि फिर ये I1 करंट जो है, क्योंकि यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा है इसलिए I1 करंट ही यहाँ पर होगा और I2 करंट ही यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि I1Q नहीं इज इक्वल टू, नहीं I1Q इज इक्वल टू I2S, और यहाँ से अगर हम जो है इक्वेशन निकालेंगे तो P डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू I2 बाई I1, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि Q डिवाइडेड बाई S इज इक्वल टू I2 माइनस I1। अब हम यहाँ से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड सेम है इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड भी सेम होने वाले हैं, और यहाँ से फिर क्या हो जाता है, यहाँ से हो जाता है P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S। यहाँ पर हम इसको जो है बोल सकते हैं P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S, या फिर हम बोल सकते हैं P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। यहाँ पर P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, और ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC। चलिए इसको इरेज करते हैं और ये हो जाएगा VB इज इक्वल टू VC। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। क्या है कि VB और V इक्वल टू VC होगा तब यहाँ पर जो है करंट का फ्लो नहीं होगा, और यही चीज़ हम लोगों ने पहले कंसीडर की थी कि यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोगों ने किरचॉफ लॉ को कनेक्ट करके देख लिया। हम लोगों को समझ में आया कि जब भी P बाई Q इक्वल टू R बाई S होगा तो इसके बीच से करंट का फ्लो नहीं होगा, और इसका उपयोग हम किस में करते हैं, मीटर ब्रिज में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर कंडक्टर डिपेंड, डिफाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड इट्स यूनिट। हम लोगों को फिर से जो है देखना है R इज इक्वल टू V बाई I। अच्छा, इसके बाद में हम लोगों ने देखा था R इज इक्वल टू रो L बाई A। हम लोग देखेंगे कि किस किस फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जैसे ही हम लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होने लगता है।
फिर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी हमको पता है क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और सबसे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया वहाँ पर हम लोगों ने रेजिस्टेंस की बात की थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये बता दिया कि किन किन चीज़ों के ऊपर जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और अब हम जो है बताएंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। और ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ये केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ किसी भी मटेरियल का जो है रेजिस्टेंस जो है उसके शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ें हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर ली हैं। तो अब ये हमको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, हाँ गिव इट्स डायमेंशनल फार्मूला। ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। जिन्होंने ये वीडियो देखा हुआ है कल का, उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन था और कल थोड़ा गलत हो गया था, इसलिए वो वाला पोर्शन कट कर दिया गया। आज हम सही तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं R इज़ इक्वल टू V बाई आई। आप ध्यान से देखेंगे, ये V क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये I क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा वर्क डन और ये टाइम ऊपर चला जाएगा तो वर्क डन इंटू टाइम, और यहाँ पर हो जाएगा Q स्क्वायर। ये कहाँ से आया, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये देख लो, A बाई बी होल डिवाइडेड बाई C बाई डी इज इक्वल टू A बाई बी इंटू डी बाई सी। इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये वाला आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम डालेंगे इसका डायमेंशन। तो वर्क का डायमेंशन होता है m l स्क्वायर t माइनस 2। ये वाला टाइम t मिलके जो है इसको t माइनस 1 बना देगा, तो यहाँ पर सिर्फ टाइम मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पर q स्क्वायर है तो q स्क्वायर होता है एम्पियर और सेकंड के लिए टाइम और इनका पूरे का स्क्वायर। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m l स्क्वायर t। अब देखो ये t माइनस 2 और यहाँ पर प्लस 1 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये ऊपर जाके तो t माइनस 3 और a का ये ऊपर जाके a स्क्वायर हो जाएगा। ये हमको रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है तो हमको पता है R इज़ इक्वल टू रो L बाई A। अब यहाँ से हमको हो जाएगा पता कि रो इज़ इक्वल टू R इंटू A डिवाइडेड बाई L। अब अगर रेजिस्टेंस यहाँ देखें तो A होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ R इंटू मतलब यहाँ पर हो जाएगा रेजिस्टेंस इंटू लेंथ। यहाँ m l स्क्वायर t माइनस 3a माइनस 2 यहाँ, और उसके बाद में हम जो है एक लेंथ और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू l, और ये हो जाएगा m l क्यूब t माइनस 3 और a माइनस 2। ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा किसका, रेजिस्टिविटी का। ये चीज़ हम लोगों ने सीखी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। यूनिट के बारे में बात करेंगे तो यूनिट जो है क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और इसका सिंबल होता है ये वाला। और रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ये होता है ओम मीटर, और इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। अब आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो किसी वायर का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसको जो है हम क्या कहेंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन के हिसाब से रेजिस्टेंस क्या है, ये है ऑपोजिशन या ऑब्स्टिकल्स ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, कोई कंडक्टर अपने थ्रू चार्ज पास करने के कारण के बीच में जो है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक मीटर कंडक्टर। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम के जो है एक यूनिट वॉल्यूम के कंडक्टर का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह देंगे। यूनिट क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम मीटर और रेजिस्टेंस का होता है मीटर।
अब डिपेंडिंग ऑन शेप, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता शेप के ऊपर, जबकि रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ वायर के ऊपर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मूला के लिए जो है हम लिख देंगे रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल और आर इज इक्वल टू वी बाई आई। आपने 4 डिफरेंस लिखे, आपको 3 नंबर ही मिलने थे, इससे आपका काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम ओमिक रेजिस्टेंस को समझने से पहले बात करेंगे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जब भी हम पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ रेजिस्टेंस मतलब कुछ कंडक्टर्स होते हैं जिनके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये है हमारे ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ओमिक रेजिस्टेंस। जबकि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में यही वी आई के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो जो है स्ट्रेट लाइन नहीं मिल के ऐसा मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं ओमिक रेजिस्टेंस वो कौन सा रेजिस्टेंस है जो नॉर्मल फिजिकल कंडीशन में, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन में वोल्टेज और करंट के बीच में एक कांस्टेंट ग्राफ देते हैं, तो उनको ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस ऐसे रेजिस्टेंस हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ओमिक रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस ऐसे रेजिस्टेंस है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉलो और यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट फॉलो, ठीक है। इसके बाद अगली बात क्या है, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। यहाँ पर हमको मिलती है स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर जो है कर्व मिलता है, ठीक है। अगली बात क्या है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जो है गोल्ड ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, हाँ, एल्यूमिनियम ले लेते हैं। ये सारे के सारे ओमिक रेजिस्टेंस के काम मतलब जैसे बिहेव करेंगे। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, मतलब ये जो है क्या है, गैलियम आर्सेनाइड जो है वो सेमीकंडक्टर है और ये जो है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसको जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, आगे हम और रिवाइज भी करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। अच्छा, पोटेंशियोमीटर जो है क्या होता है, ये ईएमएफ निकालने के लिए यूज़ करने वाला एक इक्विपमेंट है जो कि व्हीट स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट के थ्रू काम करता है। वोल्टमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर जो है काम करता है। मेथड ऑफ मेजरमेंट, तो यहाँ पर मेजरमेंट के लिए हम जो है नल पॉइंट को सर्च करते हैं, नल पॉइंट को सर्च करते हैं, ठीक है, किसमें, पोटेंशियोमीटर में। और वोल्टमीटर में हम जो है डिफ्लेक्शन मेथड को यूज़ करते हैं, डिफ्लेक्शन मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। साइज़ में वो पोटेंशियोमीटर जो है इट्स लार्ज और जो वोल्टमीटर है वो स्मॉल होता है। एफिशिएंसी में वोल्टमीटर इज़ बेटर और वोल्टमीटर जो है कंपैरेटिवली जो है थोड़ा सा इन्फीरियर होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म। क्या क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में जब भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के कारण एक एंड से दूसरे एंड तक चलते हैं, उस समय जो उनकी एवरेज वेलोसिटी होती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है वी डी इज इक्वल टू माइनस ई एम ई बाई टाउ। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है और ये रिलैक्सेशन टाइम है। अगली बात आती है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाउ क्या होता है, तो द एवरेज relaxation time is the difference between two consecutive collision of charges। तो क्या यहाँ पे क्या लिखना है, two consecutive collision of charges। इनके बीच में जो है जो भी टाइम मिलता है किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ए एंड बी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ऑर्डर टू टेक अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू द पॉइंट ए।
कोई भी पॉइंट, 2 पॉइंट है उसमें से पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाने के लिए हर एक चार्ज को जितना वर्क करना पड़ता है वो ही इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यूनिट क्या होता है, यूनिट भी बता दो, वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होगी रिलैक्सेशन टाइम की, सेकंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आपको 2019 का क्वेश्चन है, 3 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आप जब यूनिट मेंशन करोगे तो इसके बाद में आपका एग्जामिनर जो है आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा अगर आपने फॉर्मूला दिया है तो। अगर आप प्रॉपरली डिफाइन करते हो फॉर्मूला के साथ में चीज़ों को, देन योर एग्जामिनर इज़ बाउंड टू गिव यू मार्क्स। हमको ये सीखना है कि अपने एग्जामिनर को मार्क्स देने के लिए मजबूर कैसे करें, और उसका सबसे अच्छा तरीका है सही आंसर देने का, तो वही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज मच लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, विच कॉम्बिनेशन गिव्स द मैक्सिमम करंट। चलो ठीक है भाई, हमको अभी क्या पता चला है, E इज इक्वल टू भाई, हाँ E हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए R और प्लस R, ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस की जो कुल मिला के कहानी थी, ठीक है। अब जो है हमारे पास में अगर बहुत सारी बैटरीज़ हैं जिनको हम लोगों ने कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जैसे ही E1 यहाँ E2 और यहाँ E3 है, तो इनको जो है जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो लास्ट E इज़ इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। अच्छा, रेजिस्टेंस के साथ में क्या होगा, R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि सारे के सारी बैटरीज़ का जो है जो EMF है वो सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। तो फिर जो है हमको क्या समझ में आएगा, हमको समझ में आएगा कि नेट वोल्टेज जो है वो कैसा रहेगा, नहीं I होगा यहाँ पर, I इज़ इक्वल टू तो I इज़ इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जो है सारे के सारे रेजिस्टेंस NE बाई NR प्लस R। ये क्या हो गया, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया। एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF तो EMF जैसा ही जुड़ेगा, मतलब E इज़ इक्वल टू E1 इज़ इक्वल टू E2, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा ना, E2 इज़ इक्वल टू E3, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, 1/R इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम क्या देख रहे हैं कि यदि इनका जो है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि EMF भी सेम है, तो EMF तो E हो जाएगा, लेकिन जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है हो जाएगा R डिवाइडेड बाई N प्लस R, और ये हो जाएगी वैल्यू करंट की। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर एक्सटर्नल सर्किट का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मच लेस देन एक्सटर्नल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज मच लेस देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब कि ये बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। अगर देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये R जो है इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू 10 ओम है और इसकी वैल्यू 0.1 ओम है, तो अब यहाँ पर करंट निकालने के लिए हमको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर EMF तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, और उसके कंपैरिजन में रेजिस्टेंस में कोई खास जो है मतलब डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ हम देख रहे हैं कि R की वैल्यू पहले कितनी थी, मान लेते हैं कि 10 इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो E की वैल्यू तो E ही रहेगी, लेकिन R की वैल्यू जो है अब 10 प्लस 0.01 हो जाएगा, और अभी भी जो है हम लोगों को करंट की वैल्यू में कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको लार्जर करंट चाहिए तो आप सीरीज़ में कनेक्ट करो, अगर आपको लार्जर करंट चाहिए तो आप सीरीज़ में कनेक्ट करोगे, और सीरीज़ में कनेक्ट करने से क्या होगा कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो ऐसे कंडीशन में जो है हमको करंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो है CBSE में कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो आपसे क्या पूछता है, वो आपसे पूछता है कि यदि आपको जो है किसी कार की बैटरी जो कि डेड हो गई है उसको दूसरे कार की बैटरी से जो है चार्ज करना है, ऐसी कंडीशन में
आप उसको सीरीज़ में जो है चार्ज करने की कोशिश करेंगे या पैरेलल में चार्ज करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं जब भाई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं, थोड़ा जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम है ये। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर, तो इसके लिए अब आपको जो है यहीं पे आंसर मिल गया कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है ये n के फोल्ड में जो है डिवाइड होगा। तो अगर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे, सीरीज़ में जो है कनेक्ट करने के बजाय पैरेलल कनेक्ट करेंगे, और पैरेलल कनेक्ट करने के कारण इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट हमको ज़्यादा मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन है, देखो 2020 में पूछा है, मतलब अभी अभी का रिसेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हो गए जिनको हमको डिस्कस करना था। ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया। हम लोगों ने 7 मार्क्स की बात कहाँ कर ली, चैप्टर 3 में, और 1 और 2 मिला के जो है हम लोगों ने बात कर ली कितने की, 8 मार्क्स की। टोटल हम लोगों ने 15 मार्क्स की बात अभी तक कर ली है। इसके अलावा हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर पहला, दूसरा मीटर ब्रिज, और तीसरा ओम्स लॉ, 3 जो है डेफिनेशन के, मतलब 3 जो प्रैक्टिकल्स हैं इनके बारे में भी जो है कुछ ना कुछ बातें कर ही ली हैं, और इनसे जो है आपको 8 नंबर और मिलता है। तो 15 और 8 23 होता है, और हम लोगों ने अभी तक 23 आउट ऑफ 100 की बातें की हैं। आगे के जो चैप्टर्स हैं आपके जो है क्या है कि अगर कमेंट नहीं आते हैं तो मेरे को इनकरेजमेंट नहीं मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं तो फिर भैया 23 नंबर दे चुका हूं मैं अभी तक आपको, आप ये बात समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि जो है मेरे को इनकरेजमेंट मिलता रहे। थैंक यू।